हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर ब्रजेश भारती आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस वर्ष 2023 में यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर देने वाले हैं तो आप के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। यह वीडियो आप पूरा देखिएगा। यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट के साथ साथ जिस एग्ज़ाम में जीके आता है वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए प्राचीन भारत के इतिहास से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम में हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें से एक बार देख करके पेपर देने चले जाइएगा। तो 5 क्वेश्चन में से आप ज़रूर 3-4 क्वेश्चन ज़रूर आप लोग इसमें कर लेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो से। तो इसमें हम हिस्ट्री का सारा हर टाइप का हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। तो आइए हम पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास से पहला चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये इससे स्टार्ट कर रहे हैं, फिर ये पूरा चैप्टर वाइज समाप्त करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो पहला चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता से फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है रखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी है SR राव, ऑप्शन डी है RS बिष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों SR राव। ऑप्शन सी SR राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर SR राव हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अहमदाबाद जिले जो गुजरात में है के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने वर्ष 1954 में की थी। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो पहला ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा। ऑप्शन डी धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा जो था 3 भागों में विभाजित था। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन है हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ऑप्शन बी है इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से को कवर करती है, ऑप्शन डी है सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट निम्न में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यूनानी इसे सिंडोन कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन है पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी है माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला भी इसे कहते हैं,
ऑप्शन सी है रहने की जगह, ऑप्शन डी है एक बाजार क्षेत्र। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट ऑफ द डेड। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, जिसे इंग्लिश में माउंट ऑफ द डेड कहते हैं। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? पहला ऑप्शन है बनवाली, ऑप्शन बी है चन्हूदड़ो, ऑप्शन सी है सुतका गिंडोर, ऑप्शन डी है सुरकोटदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? तो सुरकोटदा में मिले। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष सिरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। राणा गुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृद मूर्तियां मिली हैं। दोस्तों वैदिक संस्कृति से चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो पहला ऑप्शन है धनुर्वेद, ऑप्शन बी है शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन सी है आयुर्वेद, ऑप्शन डी है योग वेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी योग वेद। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो योग वेद उपवेद नहीं है, और धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद ये उपवेद हैं। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन है, उपवेद मुख्यतः चार हैं, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद, और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो पहला ऑप्शन है हवा के, ऑप्शन बी है तूफान के, ऑप्शन सी है वर्षा व चक्रवात के, ऑप्शन डी है अग्नि के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा व चक्रवात के। ठीक है, वर्षा व चक्रवात के। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वर्षा व चक्रवात के, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिनसे असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्ति हैं। वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है गाय का दूध, ऑप्शन बी है गाय का गोबर, ऑप्शन सी है गाय का घी, ऑप्शन डी है तुलसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसी। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो तुलसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो पहला ऑप्शन है रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी है उपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए पहले इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुशीदिन कहा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ
ब्रह्मांड और तैत्तिरीय ब्रह्मांड के मतलब किसमें ब्रह्मांड के मूल पाठ हैं? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यजुर्वेद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है उपनिषद, ऑप्शन बी है संहिता, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी है आरण्यक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो ब्राह्मण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितकी, यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविंश व अथर्ववेद का गोपथ है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये प्राचीनतम वेद है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, अन्य तीन वेद यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तियों की संख्या 1028 तथा मंत्रों की संख्या 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो पहला ऑप्शन है अग्नि, ऑप्शन बी है मारुत, ऑप्शन सी है इंद्र, ऑप्शन डी है सावित्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सावित्री। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सावित्री। तो देखिए ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो पहला ऑप्शन है लक्ष्मण, ऑप्शन बी है भरत, ऑप्शन सी है मेघनाथ, ऑप्शन डी है सुग्रीव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत। ठीक है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो ये भरत की पत्नी थी। ठीक है, मांडवी जो है भरत की पत्नी थी। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण की तथा श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो पहला ऑप्शन है 16 दिन, ऑप्शन बी है 18 दिन, ऑप्शन सी है 20 दिन, ऑप्शन डी है 24 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 दिन। 18 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 दिन। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। तो अब आइए देखते हैं बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है बोध गया, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी है ऋषिपत्तनम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बोध गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में
में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? पहला ऑप्शन है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन बी क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे। और ऑप्शन सी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन डी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? पहला ऑप्शन है जिन, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी बोधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बुद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ऑप्शन ए है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी है महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी है कुतुब मीनार, ऑप्शन डी है लाल किला परिसर। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रचार सर्वप्रथम वाराणसी से वाराणसी में दिए थे। ठीक है, बनारस में, लेकिन बनारस ऑप्शन न होने के कारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि मंदिर समूह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नोट, इस ज्ञान का प्रचार का आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी से किया था। विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि का उत्तर के रूप में चयन किया जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पहला ऑप्शन है बोध गया में, ऑप्शन बी है कुशीनगर में, ऑप्शन सी है राजगृह में, ऑप्शन डी है वैशाली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन है गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ऋषिपत्तन सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो इसका करेक्ट आंसर कुशीनगर हो जाएगा दोस्तों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन बी है भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। ऑप्शन सी है भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था। ऑप्शन डी है ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो पहला ऑप्शन है झांसी, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला
धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर सारनाथ हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था? तो ये इसका करेक्ट आंसर वही सारनाथ है, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? पहला ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी है सुत्त पिटक, ऑप्शन सी है उपसाका पिटक, ऑप्शन डी है विनय पिटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपसाका पिटक। ठीक है, देखिए अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये थ्री फोल्ड बास्केट इन्हीं को कहा जाता है, लेकिन उपसाका पिटक जो है ये त्रिपिटक में शामिल नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं, इनकी भाषा पाली है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, नागार्जुन कौन थे? पहला ऑप्शन है एक जैन भिक्षु थे, ऑप्शन बी है एक बौद्ध दार्शनिक थे, ऑप्शन सी है एक यूनानी शासक थे, ऑप्शन डी है एक वैदिक ऋषि थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, नागार्जुन जो है एक बौद्ध दार्शनिक थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपाद किया गया है। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है कुशीनगर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है सारनाथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी को माना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं, विश्व का प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है सारिपुत्र, ऑप्शन सी है जीवक, ऑप्शन डी है राहुला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवक, ऑप्शन सी जीवक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो जीवक उनका नाम था। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। बिंबिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, अब आइए जैन धर्म महावीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहला ऑप्शन है महावीर, ऑप्शन बी है ऋषभ, ऑप्शन सी है पारसनाथ, ऑप्शन डी है पद्मनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ इसका करेक्ट आंसर है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 24वें जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर थे। पहला ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है ऋषभ, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है अरिष्टनेमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर। ठीक है,
24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं जिसे त्रिरत्न कहते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? तो पहला ऑप्शन है सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन बी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ऑप्शन सी है सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। ऑप्शन डी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, जैन धर्म में जो त्रिरत्न दिए जाते हैं वो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सही विश्वास, जिसे सम्यक दर्शन भी कहते हैं, और सही ज्ञान सम्यक ज्ञान, और सही आचरण सम्यक आचरण। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान तथा सुख दुख में संभाव को ही सम्यक आचरण कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन बी है दूसरों की सेवा करना। ऑप्शन सी है दूसरों को शिक्षा देना। ऑप्शन डी है दूसरों का अनुसरण करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपयुक्त विकल्पों में से कैवल्य का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना कैवल्य संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो अब मौर्य वंश अशोक सम्राट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, ऑप्शन बी है ग्रीस, ऑप्शन सी है मिस्र, ऑप्शन डी है तुर्की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीस। ठीक है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो ग्रीस देश के। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस यूनान का निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? पहला ऑप्शन है तमिल, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी है हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ठीक है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो पहला ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी 10वें, ऑप्शन डी 13वें। तो इसका करेक्ट आंसर है 13वें। ठीक है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो 13वें शिलालेख जो है उनकी विजय का उल्लेख करता है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। विजय उपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। उत्तरी केंद्र राजधानी तोसली तथा दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौगढ़ को बनाया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? पहला ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है तोसली। तो इसका करेक्ट आंसर
है तोसली। ठीक है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो तोसली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो पहला ऑप्शन है कश्मीर, ऑप्शन बी है गुज्जर, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है कामरूप। तो इसका करेक्ट आंसर है कामरूप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर कामरूप, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। उपयुक्त विकल्पों में से कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित में मिलता है, जहां यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों देविका और समकट के साथ वर्णित है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? पहला ऑप्शन है सारनाथ, ऑप्शन बी है शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी है धौली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहबाजगढ़ी। ठीक है, शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर शाहबाजगढ़ी हो जाएगा। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजाज्ञाएं शासनादेश हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जो ईरानी अरामेइक से उत्पन्न हुई थी। शाहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले की यूसुफजई तहसील में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के प्रधान शिलालेख में से सबसे बड़ा शिलालेख है? तो पहला ऑप्शन है 11वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी 13वां, ऑप्शन डी है 14वां। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 13वां। ठीक है, 13वां अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अशोक के प्रधान शिलालेख में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है तथा इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? पहला ऑप्शन है स्तंभ, ऑप्शन बी है स्तूप, ऑप्शन सी है चैत्य, ऑप्शन डी है बरादरी। तो इसका करेक्ट आंसर है स्तंभ। ठीक है, अब स्तंभ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो ऑप्शन ए स्तंभ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकात्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष इनमें से एक स्तंभ पर था, मतलब निम्न में से कौन एक स्तंभ पर था? तो पहला ऑप्शन है कन्नौज, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी है संभल, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी सारनाथ। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ एक स्तंभ पर था। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? पहला ऑप्शन है कृषि अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है कृषि अर्थव्यवस्था। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि कर जिसे भाग कहा जाता था राजस्व का प्रमुख प्रकार था। यह उत्पादन
का 1/6 होता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट है देवनामप्री नाम किसे दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है हर्ष, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक को। ठीक है, देवनामप्री किसे दिया गया था? तो अशोक को दिया गया था। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देवनामप्री मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उद्गोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो पहला ऑप्शन है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान। तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो विक्रमादित्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आइए इस पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास और वराहमिहिर के अलावा अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकरपर, छपड़क और शंकु, वररुचि और बेताल भट्ट नवरत्नों में से शामिल थे। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है रायदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन सी कालिदास से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो कालिदास इसका करेक्ट आंसर है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो पहला ऑप्शन है कुबेर गंगा, ऑप्शन बी है प्रभावती गुप्त, ऑप्शन सी है राजश्री, ऑप्शन डी है कुमार देवी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रभावती गुप्त, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो प्रभावती गुप्त थी। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा पहला ऑप्शन है चाणक्य, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिक व चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य तथा गोत्र नाम कौटिल्य था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब हर्षवर्धन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो पहला ऑप्शन है कौशाम्बी, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है श्रावस्ती, ऑप्शन डी है थानेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थानेश्वर। ठीक है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो थानेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था।
यहीं पर पुण्यभूति वंश की स्थापना हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। हर्ष के शासनकाल में ये चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5वां इंडीज था? तो पहला ऑप्शन है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। ऑप्शन बी है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन सी है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन डी है राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, जिसमें सम्मिलित है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल और वल्लभीपुर तक कर लिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी है बाण। तो इसका करेक्ट आंसर है बाण। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित भी है, जिससे हर्ष के समय की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो राजपूत काल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है तमिल साहित्य, ऑप्शन बी है वैदिक साहित्य, ऑप्शन सी है उर्दू साहित्य, ऑप्शन डी है संस्कृत साहित्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल साहित्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो तमिल साहित्य प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है, प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी, जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है श्रीकालहस्ती, ऑप्शन बी तिरुपति, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी है भद्राचलम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी है राजराज प्रथम, ऑप्शन सी है अधिराज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगैकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोलगंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है वेल्लन वगई, ऑप्शन बी है सालाभोगा, ऑप्शन सी है पल्लिच्छादन,
छादम, पल्लिच्छादम, और ऑप्शन डी है ब्रह्मदेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लिच्छादम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्लिच्छादम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लनगाई कहा जाता था। वेल्लनगाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को शालाभोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है देवपाल, ऑप्शन बी है रामपाल, ऑप्शन सी है गोपाल, ऑप्शन डी है महिपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है पश्चिमी, ऑप्शन बी है पूर्वी, ऑप्शन सी है दक्षिणी, ऑप्शन डी है उत्तरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित थे? तो पूर्वी से संबंधित है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से बंगाल बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो पहला ऑप्शन है तोमर वंश, ऑप्शन बी है खिलजी वंश, ऑप्शन सी है सैयद वंश, ऑप्शन डी है तुगलक वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोमर वंश। ऑप्शन ए तोमर वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो तोमर वंश का शासक था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासक था। इस वंश का शासन आरंभिक 12वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1165 ईस्वी तक था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक अनंगपाल था, जिसका शासनकाल 1130 से 1145 ईस्वी था। अब आइए देख लेते हैं मिसलेनियस से क्वेश्चन। प्राचीन भारत से मिसलेनियस से क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो पहला ऑप्शन है सिंधु और झेलम, ऑप्शन बी है झेलम और चेनाब, ऑप्शन सी है चेनाब और रावी, ऑप्शन डी है रावी और ब्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु और झेलम। निम्नलिखित में किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तक्षशिला शहर सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य अवस्थित था। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला एक शैक्षिक केंद्र था एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। आंबी का संबंध तक्षशिला से ही था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो पहला ऑप्शन है अजंता की गुफाएं, ऑप्शन बी है उदयगिरी, ऑप्शन सी है मेहरगढ़, ऑप्शन डी है भीमबेटका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीमबेटका। ठीक है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो भीमबेटका में मिलती है। भीमबेटका में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिलती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में बिंदुवन पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दी जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। पॉइंट 2 है राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। पॉइंट 3 है पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। इसमें ये किस वंश से रिलेटेड है ये बताना है। पहला ऑप्शन है कन्नू राजवंश, ऑप्शन बी है दास राजवंश, ऑप्शन सी है चोल राजवंश,
और ऑप्शन डी है शुंग राजवंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शुंग राजवंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। शुंग वंश के समय में ही भागवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई। तो प्राचीन भारतीय इतिहास से मैं सभी चैप्टर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराया हूँ दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को सुझाव देना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। ठीक है, कि इसमें और यदि कुछ आप लोगों को कमी लग रही या और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, जो भी आप लोगों को इसमें समझ में आए उसमें सुझाव जरूर दें, जिससे कि मैं और बढ़िया से इम्प्रूव करके आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से करा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।